विद्यालय और उनके सहयोगी महाविद्यालय, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुझे बात करने के लिए मौका दिया, इसका भी मैं आयोजन समिति का एक बार स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आज विषय मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी यंत्रणा क्या करती है, उसका काम कैसा करता है, इस बारे में मैं आपके सामने मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले एक बात आपको सबको बताना चाहता हूं कि मैं मराठी का स्टूडेंट, मराठी मीडियम का स्टूडेंट रहने की वजह से मेरे बात करने में कुछ मराठी के वर्ड आएंगे, तो सभी को मैं विनती करता हूं कि मुझे थोड़ा माफ कर देना, क्योंकि ये नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसकी वजह से आयोजन समिति ने हिंदी में बात करने के लिए और हिंदी में सभी रिसोर्स पर्सन बात करने के लिए कहा है। उसकी बदौलत आज हमको तुम्हारे सामने हिंदी में बात करने का मौका मिला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, जो नक्सलवाद की यंत्रणा से काम करने वाली एक पार्टी है। और नक्सलवाद जो है, वो नक्सलवाद पार्टी का जो विंग है, वो विंग के बारे में काम करने वाली यंत्रणा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, इसका स्ट्रक्चर बताने के पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि नक्सलवाद ये सामाजिक संगठन न रह के राजनीतिक दल है। नक्सलवाद का हिंसा पे विश्वास है। और तीसरी बात कि नक्सलवाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, जो प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में अल्टरनेट पर्याय सरकार देने का प्रयास करती है। और चौथी बात आपके सामने रखूंगा, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी की रचना कैसी, स्ट्रक्चर कैसा है, काम कैसे करते हैं, वो बारे में मैं सखोल रूप से बात करना चाहूंगा। लेकिन और एक बात तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, उसका स्ट्रक्चर समझने के पहले अपने को थोड़ा इतिहास दोहराना पड़ेगा कि डायरेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी कैसा यहां तक आ गया, उसका बेस क्या है। और उसका बेस आपके सामने थोड़ा मैं रखना चाहता हूं। और उसमें इतिहास में मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, लेकिन तुमको उसका एक आढ़ावा लेके मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 19वीं शताब्दी में, जब 1917 में रशिया में बोल्शेविक क्रांति हो गई। बोल्शेविक क्रांति होने के बाद लेनिन ने वहां पे बोल्शेविक क्रांति की। और लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति करने के बाद इस देश में, भारत देश के कुछ नव युवक समाजवादी विचारधारा से, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होके उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का स्वीकार करते हुए अपने देश में भी कम्युनिस्ट विचारधारा आनी चाहिए, इस एंगल से विचार करते हुए एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, अंबानी मुखर्जी और एम.एन. राय की उसकी पत्नी, अंबानी मुखर्जी की पत्नी
परमादत्त, ऐसे लोग कुछ थे कि जब अपने देश में माओवादी ने माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रयास करने का प्रयत्न कर रहे थे। 1920 में जब कांग्रेस का कामगार संगठन था, कांग्रेस का कामगार संगठन में ये कुछ लोगों के साथ में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन आईटेक जब निकाली, उसमें भी अपना संगठन उन्होंने किया। उसके बाद में जो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, माओवादी विचारधारा, लेनिनवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अपने देश में जहां जहां का वो जो नेतागण थे वो काम करते रहे। और उसके बाद 1924 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारत में स्थापन करने का प्रयास किया और 26 दिसंबर 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अधिकृत घोषणा की। और इस देश में अधिकृत घोषणा करने के बाद इस देश के स्वतंत्र आंदोलन में एक मार्क्सवादी विचारधारा के लोग काम करते थे, साथ में अपना संगठन भी बढ़ाने का काम करते थे। और अपना संगठन बढ़ाने के बाद उन्होंने हर मुल्क में, हर इलाके में अपना पार्टी स्ट्रक्चर, अपनी पार्टी का प्रभाव कैसा बढ़ेगा, ये काम करते रहे। और उसमें से मैं दो बातें आपको दोहराना चाहता हूं। 1940 के बाद पश्चिम बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ। और तेभागा आंदोलन ऐसा था कि तेभागा में जमींदार और मजदूर थे। जो मजदूर को और जमींदार थे, उनको आधा आधा हिस्सा उत्पन्न का मिलता था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे, उनका कहना था कि सभी मेहनत मजदूर लोग करते हैं और उनको 2 भाग मिलना चाहिए और 1 भाग जमींदार को मिलना चाहिए। वो आंदोलन भी किया और आंदोलन भी यशस्वी हुआ। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो लीडर थे, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। और दूसरा एक आंदोलन मैं आपको बताना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना आंदोलन था, और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन, वो भी आंदोलन करते रहे। लेकिन 1948 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तापित शासन के खिलाफ सेना भेजी, तब मार्क्सवादी जो लीडर थे, उन्होंने प्रस्तापित शासन का, सरकार का, जो भारत की सरकार, स्वतंत्रता की सरकार थी, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्रवाई का उन्होंने समर्थन किया। और यह समर्थन करने के वजह से उनका जो आंदोलन था, जमीन निर्मूलन का आंदोलन था, वो पीछे हो गया। और जमीन निर्मूलन का आंदोलन पीछे होने के बाद 1952 में इस देश के लोकसभा निवडणूक हुई। और इस देश में लोकसभा निवडणूक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सहभाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में 2 गुट गिरे। और 2 गुट गिरने के बाद कुछ लोगों का कहना था कि इस देश में जनतंत्र के साथ में जाके अपने को सत्ता प्रस्थापित करना है। और एक गुट का कहना था कि जो अपना आंदोलन है, जमींदारी निर्मूलन का आंदोलन है, वो इस जनतंत्र के साथ में जाके अपना आंदोलन खत्म, यशस्वी नहीं हो जाएगा। लेकिन मीन टाइम क्या हुआ, 1962 में इंडिया चाइना वार हो गया। और इंडिया चाइना वार होने के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में 2 गुट गिर गए। 2 गुट गिरने के बाद एक गुट रशिया समर्थक था और एक गुट माओवादी विचारधारा का चाइना समर्थक था। जो श्रीपाद अमृत डांगे, वो रशिया के समर्थक थे। जो डीटी रणदिवे जो थे, वो चाइना के समर्थक थे। फिर डीटी रणदिवे, ज्योति बसु, सुरैया, नमोद्रीपाल और चारू मजूमदार, कानू सन्याल जैसे कुछ लीडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बाहर हो गए। और 1964-65 में जब उन्होंने नया दल निकाला और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट करके नया दल निकाला, और नया दल निकालने के बाद उन्होंने अपना पार्टी का काम, दल का काम करते रहे।
लेकिन मिन टाइम क्या हुआ कि चारू मजूमदार जैसे कुछ नवतरुण थे, और चारू मजूमदार जैसे नवतरुणों ने कुछ उन्होंने प्रस्ताव रखे, पार्टी के प्रस्ताव रखे। अधिवेशन में प्रस्ताव रखने के बाद चारू मजूमदार के प्रस्ताव डीटी रणदेव ने और उनके गुट ने खारिज किए, क्योंकि डीटी रणदेव लोकतंत्र पर विश्वास रखने के साथ में अपना मार्क्सवाद लाना चाहते थे। लेकिन चारू मजूमदार जो थे, उनको सशस्त्र क्रांति देश में करना था, और सशस्त्र क्रांति करने के बाद प्रस्तापित व्यवस्था उल्थापे करने के बाद अपनी सत्ता प्रस्थापित करना, ये उनका ध्येय था। मीन टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइस्ट में भी चारू मजूमदार का एक नवतरुण का गठ अलग हो गया, और नवतरुण का गठ अलग होने के बाद उन्होंने जो आज नक्सलबारी से जो कुछ वाद की बात लोग करते हैं, उस बारे में थोड़ा सा मैं 1 मिनट में बात करना चाहता हूं। जब 1964-65 के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में माओइस्ट ने जब इसके प्रस्ताव खारिज कर लिए, चारू मजूमदार के प्रस्ताव डीटी रणदेव ने खारिज कर लिए, तब उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में और सिलगुड़ी तालुका में, वहां के नक्सलबारी के एरिया में 206 चौरस किलोमीटर का एरिया है, और वहां पे अपना प्रभाव क्षेत्र बना के वहां के जो आदिवासी तरुण है उनको इकट्ठा करके प्रस्तापित व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। और तब से ही देश में नक्सलवाद कुछ एक विचारधारा है, एक ऐसा संगठन है, वैसा संगठन है, बारे में लोग विचार करने रहे। अभी भी वही बारे में विचार लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको सबके सामने एक बात करना चाहता हूं कि 1967 के बाद में चारू मजूमदार ने उसके नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट लेनिनिस्ट 1968 में अपना नया दल निकाला, और वो दल निकालने के बाद उस दल तब महासचिव दीपेंद्र भट्टाचार्य को बनाया, और बाद में 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट लेनिनिस्ट के महासचिव चारू मजूमदार बने। और उसके बाद उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए हिंसाचार करने के बाद इस देश में केंद्र सरकार ने स्टेपलेस ऑपरेशन चलाया, और स्टेपलेस ऑपरेशन चलाने के बाद में इस देश में धरपकड़ बड़े पैमाने पे चालू हुई। लेकिन उसके बाद 1971 में 72 में चारू मजूमदार पकड़ा गया, और चारू मजूमदार पकड़ा जाने के बाद में जेल में उसका देहांत हो गया। और चारू मजूमदार का देहांत होने के बाद में उसी पार्टी में बिखराव आया, और पार्टी में बिखराव आने के बाद अलग अलग पश्चिम बंगाल में कानू सन्याल, नागभूषण पटवर्धन, या बिहार में अलग, या आंध्र प्रदेश में अलग, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गुट गिर गए। और अलग अलग गुट गिरने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट लेनिनिस्ट पीपल्स वार ग्रुप 1980 में कोटापल्ली सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश में निकाला। और इसके बाद कुछ जो गुट थे 1972 के बाद चारू मजूमदार के देहांत के बाद, तो बिहार में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, यूनिटी सेंटर, ऐसे राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी का काम करने वाले नक्सलवादी पार्टी अलग अलग गुटों में बांटी। और ये अलग अलग गुटों में बांटने के बाद अपना प्रभाव क्षेत्र निर्माण करते रहे। जब सीतापल्ली कुंडापल्ली सीतारामैया ने 1980 के बाद अपना प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ ऐसे दंडकारण्य एरिया में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। लेकिन अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने के बाद में उनके दिमाग में एक बात आ गई कि अपने को 2050 में इस देश में परिवर्तन लाना है।
इस देश के लाल किले पे अपना पार्टी का झंडा फड़काना है और अपने देश में पार्टी का झंडा फड़काना है, तो जो अपने देश में अलग अलग अपने पार्टी के अलग अलग गुट है, अलग अलग गुट काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करना अपना पहला कर्तव्य रहेगा, ऐसे उनके दिमाग में आया होगा। और उसकी बदौलत पूरे देश के जो जो नक्सलवादी पार्टी के जो गुट थे, उनको इकट्ठा करने का काम चारू कुमार राजकुमार चारू कुमार राजकुमार उर्फ आजाद, उन्होंने 2003 तक पूरे देश में गुप्तचर भाग से पूरे नक्सलवादी जो गुट पार्टीज थी उनके साथ में बातचीत की और बातचीत करने के बाद में 2030 में अम्बुजमन पर्वत पे सभी राजनीतिक दल के गुट के नेताओं को इकट्ठा किया और वहां पे अधिवेशन दिया और अधिवेशन के एक बात तय हो गई कि पूरे देश के पार्टी का विलय एक ही पार्टी में करेंगे और पूरे एक ही पार्टी में करने के बाद 21 सितंबर 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी संगठन भारत में स्थापन हो गया 2004 में। और तब से उसका जो मुखिया है, वो महासचिव है, वो गणपति था। तब गणपति था, इस वजह से बोल रहा है कि मैं अभी 2018 के बाद में थोड़ी उलबदल आ गई, उछल बचल आ गई और उसमें गणपति की जगह नया नेतृत्व भी, नया लीडर भी आ गया। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं इतिहास आपके लिए इतना इसकी वजह से दोहराया कि एक राजनीतिक दल कैसे काम करता है और एक राजनीतिक दल काम करने के बाद में उनका नेतृत्वगण का चयन करना ही है, वो भी उनको इंटरनल डिस्कस करके लेते हैं और इंटरनल डिस्कस करने के बाद जो सभी राजनीतिक दल में है कि सभी राजनीतिक दल के नेतृत्व का चयन करना है, तो सभी राजनीतिक दल के, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी रहे, लेकिन दो विचारधारा अलग है। ये दोनों पार्टी की विचारधारा अलग है। कांग्रेस रहे, भारतीय जनता पक्ष रहे या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी रहे, और विचारधारा की वजह से उनके डिस्कस करने की विचारों में भी थोड़ा अंतर अपने को दिखाई देता है कि कांग्रेस या बीजेपी के राजनीतिक दल में जब अपने को चर्चा करनी है तो खुली चर्चा उनके पार्टी के दौर पर होती रहती है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में माओवादी पार्टी का दल का जब चर्चा होती है तो उसको इंटरनल जो पूरी कमिटीज है, सेंट्रल कमिटीज है उनकी, ऑडिट ब्यूरोज है उनकी, मिलिट्री कमांड है, जब सभी इसमें उनका डिस्कस होता है। इतना ही नहीं, ये सभी जैसे राजनीतिक दल है, सभी राजनीतिक दल में जैसा डिस्कस होते रहता है, वही एंगल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, इसमें भी यही पार्टी में डिस्कस करके भी डिसीजन लिया जाता है। अब मैं आपके बाल और एक थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी कैसा दल कैसा है। आपके अनेक लोगों के मामले, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होगी, अभी तक के सुना होगा कि कुछ सोशल मूवमेंट है, कुछ लोगों के हित के लिए काम करने वाली यंत्रणा है, और सभी इसके काम करने वाली यंत्रणा है तो डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, ह्यूमैनिटी की बात करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी की बात नहीं होती कि सभी राजनीतिक दल का जैसा मैनिफेस्टो रहता है वैसा भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का जाहिरनामा है। जैसे सभी राजनीतिक दल में अपना पार्टी के कुछ तथाकथित अपना नेतृत्व रहता है, उसका अच्छे कोई दिन बनाते हैं, वैसा ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी में भी उनकी दिनदर्शिका है। उनका इंटरनल तो संगठन है ही, लेकिन इंटरनेशनल संगठन भी बनाने का काम माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का है। वो सभी के बातें मैं मेरे टाइम में रखने का मैं प्रयास करूंगा कि अब मैं मेन इश्यू पे आऊंगा कि पार्टी का अंदाज पत्रक कैसा रहता है,
उनका हिंसा पे कैसा विश्वास रखते हैं, उनका जनताना सरकार कैसा है, उनका प्रोपेगेंडा वार कैसा है, उनकी पार्टी की आर्मी कैसी काम करती है। और वो इतना ही नहीं, जब उनके पार्टी के नेता जेल में जाते हैं तो वहां पे शांत नहीं बैठते, वहां पे भी अपना पार्टी का बढ़ाने का काम और संगठन करने का, कोऑर्डिनेशन का काम सस्टेनेबल रूप से करते रहते हैं। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, माओवादी का काम है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और माओवादी इस देश में, इस वर्ल्ड में जैसे जितने राजनीतिक दल है, उस सभी राजनीतिक दल का जैसा काम चलता है, वैसा ही काम नक्सलवादी पार्टी का है। सिर्फ अपने को एक बात दिख रही कि एक नक्सलवादी गुट दिख रहा है, एक भाग दिख रहा है, लेकिन उसकी काम करने वाली यंत्रणा जैसा हिमनगर का वो हिम का जो टोक दिखाई देता है, वैसी काम करने वाली स्ट्रक्चर उनका है। जिस प्रकार चाइना में, जिस प्रकार रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी जैसी काम करती है, वैसा ही काम इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी नक्सलवादी गुट की पार्टी काम करती है। अब मैं एक तुम्हारे सामने थोड़ा कंफ्यूज होऊंगा कि मैं ग्राफ देना चाहता था, लेकिन मैं उनका स्ट्रक्चर आपको बताना चाहता हूं कि नक्सलवादी पार्टी का जो स्ट्रक्चर कैसा है। जो अपन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी करके बोलते हैं अपन, उसका स्ट्रक्चर है कि उसकी सेंट्रल कमेटी रहती है, ये मेन रहती है उनकी, कि सभी पार्टी पे कंट्रोल करने का काम सेंट्रल कमेटी करती है। और सेंट्रल कमेटी के इंटरनल बहुत सारे विंग सभी जैसे राजनीतिक दल में है, वैसा ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी राजनीतिक पार्टी में भी है कि सेंट्रल कमेटी के अंदर पॉलिट ब्यूरो और दूसरी मिलिट्री कमांड, पॉलिट ब्यूरो और दूसरी सेंट्रल मिलिट्री कमांड काम करती है। उस एंगल से, जिस एंगल से भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, उसका भी विंग काम करती है। लेकिन जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा का एंगल थोड़ा सा, क्योंकि वो मिलिट्री पे विश्वास रखने वाला, हिंसा पे विश्वास रखने वाली पार्टी है, इसकी वजह से एक विंग उनकी ज्यादा रहती है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पक्ष है, पार्टी है, उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है, उनकी अलग अलग विंग रहती है। युवक की विंग अलग रहती है, किसानों की विंग अलग रहती है, कामगारों की विंग अलग रहती है। वैसा इनका भी विंग अलग अलग काम करती है। इनका बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का है। कि मैं आपको हमने स्ट्रक्चर बताना चाहता था। सेंट्रल कमेटी एक, जो केंद्रीय समिति बोलते हैं अपन, केंद्रीय समिति वो उनके हाई अथॉरिटी है और उनका महासचिव गणपति था। और सेंट्रल कमेटी के अंदर पॉलिट ब्यूरो, एक तरफ पॉलिट ब्यूरो है, दूसरी तरफ सेंट्रल मिलिट्री कमांड काम करती है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे रीजनल मिलिट्री कमांड काम करती है। रीजनल मिलिट्री कमांड के नीचे स्टेट मिलिट्री कमांड काम करती है। और स्टेट मिलिट्री कमांड के इसमें भी कुछ विभाग जो क्षेत्र निर्माण किए उन्होंने, साउथ कमांड, नॉर्थ कमांड, ईस्ट कमांड, ऐसा उनका कमांड है। क्योंकि अपना प्रभाव क्षेत्र और अपना कंट्रोल रहने के लिए जो अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव अपन रीजन करते हैं, वैसा रीजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी में भी है। और उनके जो नॉर्थ ईस्ट कमांड है, साउथ ईस्ट कमांड है, उनके नीचे डिविजनल कमेटी काम करती है। डिविजनल कमेटी के नीचे कंपनी काम करती है। कंपनी के नीचे प्लेटून काम करता है। प्लेटून के नीचे दलम काम करता है। दलम के नीचे संगम काम करता है। संगम के नीचे लोकल गुरिल्ला कमेटी और एक्शन टीम भी काम करती है। ये एक विंग हो गई है।
कि सेंट्रल कमेटी के अंडर पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल मिलिट्री कमांड जैसी है, तो सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे रीजनल मिलिट्री कमांड है, स्टेट मिलिट्री कमांड है, स्टेट मिलिट्री कमांड के नीचे नॉर्थ ईस्ट कमांड, साउथ ईस्ट कमांड वो काम करती है। और साउथ ईस्ट कमांड के नीचे डिविजनल कमेटी रहती है, नॉर्थ ईस्ट कमांड के नीचे जो जो उनका स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा डिविजनल कमेटी रहेंगी, उसकी कंपनी काम करेंगी, प्लेटून काम करेगी, दलम काम करेगा, संगम काम करेगा, लोकल गुरिल्ला कंपनी काम करेगी और एक्शन टीम भी काम करेगी। क्या आपको सामने ये मैं बातें रख रहा हूं, ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में आपके मन में विचार आया होगा। लेकिन मैं कंपनी किसी को बोलते, दलम काय को बोलते, संगठन का संगम काय को बोलते, गुरिल्ला वार क्या है, सबके सामने डिविजनल कमेटी का काम क्या है, रीजनल कमेटी का काम क्या है, सेंट्रल कमेटी का क्या काम है, मैं सबका एनालिसिस आपके सामने करना चाहता हूँ। एक ये विंग हो गई और दूसरी विंग है पॉलिट ब्यूरो में बोल रहा था, दो विंग काम करते, पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल मिलिट्री कमांड। सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे सेंट्रल डिविजनल ब्यूरो, स्पेशल जोन कमेटी, पब्लिक स्पेशल जोन में रहेंगे तो उसमें स्टेट कमेटी काम करेगी, उसके नीचे सब जोनल कमेटी काम करेंगी, उसके नीचे डिविजनल कमेटी काम करेंगी, उसके नीचे एरिया कमेटी या टाउन कमेटी काम करेंगी, और उसके नीचे लोकल गुरिल्ला स्क्वाड भी काम करती है, उसके नीचे ग्राम पार्टी कमेटी भी काम करती है। और ग्राम पार्टी कमेटी में अपन बोलते हैं रिवॉल्यूशन पीपल्स काउंसिल जो बोलते हैं अपन, उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी सेल्स है और रक्षा पार्टी कमेटी भी काम करती है। क्या ऐसा माइक्रो से माइक्रो लेवल काम करने वाली यंत्रणा है। ये आपको एक बात तो आपको थोड़ी सामने ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे पॉलिट ब्यूरो क्या है और मिलिट्री कमांड क्या है, और पॉलिट ब्यूरो की भी अलग अलग विंग काम करते हैं। कि पॉलिट ब्यूरो के सेंट्रल टेक्नीशियन कमेटी है, पब्लिकेशंस कमेटी है, सेंट्रल लीगल एडवाइजर कमेटी है, पीडीएफ, ऐसे अनेक बहुत सारे कंपनियां उनके विंग काम करते हैं। लेकिन उसके मैं अंदर नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ मैं आपको कि नक्सलवाद के ये पार्टी सिस्टम कैसी काम कर रही है इस पे तरह प्रकाश डालने का मैं काम करूंगा। कि लोकल लेवल पे काम जो करने वाली यंत्रणा है, क्या आपके दिमाग में एक बात आई होंगी कि सेंट्रल कमेटी काम करती है, सेंट्रल कमेटी के अंडर मिलिट्री कमांड और पॉलिट ब्यूरो काम करती है, पॉलिट ब्यूरो और मिलिट्री कमांड के नीचे नीचे जो है पॉलिट ब्यूरो, सेंट्रल रीजनल ब्यूरो, स्पेशल जोन कमेटी, स्टेट कमेटी, सब जोनल कमेटी, डिविजनल कमेटी, या ऐसी ग्राउंड लेवल तक काम करने वाली, और सेंट्रल मिलिट्री कमांड, डिविजनल मिलिट्री कमांड जो ऐसे संगम तक काम करने वाली, ये दोनों तरफ से काम करने का काम करते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जो पॉलिट ब्यूरो जो है वो समाज का एलिट क्लास, वो थिंक टैंक का काम करती है। जो पार्टी का अच्छे जगह रह के, अच्छे जगह बैठ के, शहर में बैठ के काम करने का काम, पॉलिसी मेकिंग का काम, थिंक टैंक का काम, पॉलिसी ठहराने का काम ये करते हैं। और सेंट्रल मिलिट्री कमांड जो है वो मिलिट्री जैसी पोशाक पहन के वो काम करने वाली यंत्रणा जो है, जो आपको सिर्फ एक ही बात मालूम है, नक्सलवाद। लेकिन नक्सलवाद जो दिखता है वो नक्सलवाद की काम करने वाले सेंट्रल मिलिट्री कमांड है। और सेंट्रल मिलिट्री कमांड जो है, तो जो स्थानिक स्तर से मैं आपको सामने ऊपर आऊंगा कि स्थानिक जो लोकल लेवल पे ग्राम लेवल पे काम करता है संगम रहता है। जो संगम की पूरे गांव की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पार्टी को पहुंचाने का काम करती है। जब अपने डेमोक्रेटिक विंग के लोकतंत्र के ग्राम पंचायत है वो काम करते हैं, उसको अल्टरनेट काम, समांतर पैरेलल गवर्नमेंट का काम संगम करती है। उनका कहना है कि कभी भी कौन सा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो संगम के सामने जाके पंचायत में तुम्हारा न्याय निवाड़ा करना चाहिए। तुमने ग्राम पंचायत वगैरह जो डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो यंत्रणा, पंचायत राज की यंत्रणा, उसके पास नहीं जाना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात है, संगम लोकल लेवल पे काम करती है लेकिन उसमें बंदूक वगैरह उनके पास में कहीं कुछ नहीं रहती। उसके ऊपर काम करने वाला दलम है।
जो दलम संख्या बढ़ गई, उसमें नक्सल, उसमें ज्यादा भर्ती हो गई नक्सल पार्टी में, तो दलम ज्यादा बढ़ते हैं, और उसमें कुछ कम हो गए, दलम कम होते हैं। कभी कम हो गए तो 50-60 गांव का नियंत्रण उनके दलम की तरफ रहता है, और दलम में 10-11 लोग, 2-4 लेडीज, ऐसा उनका नियमावली रखी हुई है। वो नियमावली से रखने के बाद उसमें कमांडर, डिप्टी कमांडर, प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडिस्ट, ऐसे विंग में काम करने वाले लोग रहते हैं। और उसका दलम कमांडर जो है, वो दलम कमांडर के अंडर जो दलम का पूरा काम चलता है। उसके ऊपर जो है वो प्लेटून है। जो दलम कमांडर, जो दलम मैं बता रहा हूं आपको, दलम के बाद में जो ऊपर आने वाला है प्लेटून है, तो दलम के कंपेयर में अपन ने बताया कि दलम के कंपेयर में प्लेटून के पास शस्त्रास्त्र ज्यादा रहती है। AK-47 उनके पास रहती है। दलम कमांडर के पास AK-47 रहेंगे, और इधर जो बारूद वगैरह वो जो है वो रहेंगे, लेकिन प्लेटून के साथ में ज्यादा शस्त्रास्त्र और दारूगोला रहता है। और जब उसके ऊपर काम करने वाली एक कंपनी है, जब मैं फॉर एग्जांपल आपको कंपनी का बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 3 डिवीजन है। 3 डिवीजन में महाराष्ट्र में 2 कंपनी काम करती है। उत्तर दक्षिण बालाघाट डिवीजन, दक्षिण गढ़चिरोली डिवीजन, उत्तर गढ़चिरोली डिवीजन, और उनमें 2 कंपनी काम करती है। जब एक्शन कंपनी, जब बड़ी कार्रवाई करना है, तो कंपनी 10-15 दलम एक साथ में या प्लेटून एक साथ में करके वो कार्रवाई करते हैं। और कंपनी का जब बड़ी कार्रवाई करना है, तो 150-200 नक्सलवादी एक साथ होके कार्रवाई करते हैं। वो ऐसा ही एक काम, यानी संगम में काम करते हैं, दलम में काम करते हैं, प्लेटून करते हैं, कंपनी करते हैं, और उसके ऊपर है रीजनल डिविजनल कमेटी जो है, वो डिविजनल कमेटी भी उसके साथ में काम करने का प्रयास करती है। अब कौन सा भी डिसीजन उनको लेना है, तो नक्सलवादी पार्टी को कौन सा डिसीजन लेना है, तो उनका हर साल में अधिवेशन होता है। 6 महीने में अधिवेशन होने के बाद में, हर साल में अधिवेशन होने के बाद में, उस एरिया, जो एरिया में उनका प्रभाव क्षेत्र है, तो प्रभाव क्षेत्र में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जब सेंट्रल कमेटी मिलिट्री कमांड का जो आदेश रहेगा, वो जलम कंपनी प्लेटून वो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं, और उनके सेंट्रल कमेटी के अंडर ही ये पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात में आपके ख्याल में आए होंगी कि कौन सा भी लोकल लेवल का डिसीजन दलम नहीं लेते, कंपनी नहीं लेते, प्लेटून नहीं लेते, वो डिविजनल और रीजनल कमेटी या सेंट्रल कमेटी या मिलिट्री कमांड में जो उनका 6 महीने में तय हुआ होगा, अब किसको क्या करना है, किस बारे में अपने को डिसीजन लेना है, और ये काम करने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी ऐसा स्ट्रक्चर से काम करते हैं। और थोड़ा सा मैं सामने और जाना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी का काम कैसा चलता है, पैसे कहां से लाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, उनका हर साल का एक बजट रहता है। सेंट्रल केंद्रीय गुप्तचर विभाग का जो रिपोर्ट बताता है कि उनका 2000 करोड़ का हर साल का उनका बजट है, और उसमें से 300 करोड़ इकट्ठा दंडकारण्य समिति को देते रहते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट उनका दंडकारण्य कमेटी को, एरिया को दिया हुआ है। क्योंकि दंडकारण्य ऐसा भाग है, एरिया है, कि दंडकारण्य बहुत ही दुर्गम एरिया है, वहां पे बहुत ही ट्राइबल समूह के लोग रहते हैं। और दंडकारण्य में अब एरिया देखो अपन ने, तो वो एरिया इसकी वजह से चूज किया है उन्होंने कि उनके लिए सबसे सिक्योर है,
ब्रिटिश काल से अभी तक वहां की जनगणना नहीं हुई, और वो एरिया दर चौरस किलोमीटर में देखा 6,30,000 किलोमीटर का एरिया दंडकारण्य का, और वो दंडकारण्य में हर साल पार्टी का अधिवेशन होता है, पार्टी का ट्रेनिंग सेंटर है। वहां पे पार्टी बोले तो कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी पार्टी का ट्रेनिंग सेंटर वहां पे है, और वहां पे अधिवेशन वहां पे होता है, और वहां पे इतना घनदाट जंगल है कि वो जंगल में अपनी अच्छे से सुरक्षितता करने का काम होते हैं। लोगों के सामने बताते हैं कि हमारी पार्टी छोटी सी है, हमारे पार्टी के पास क्या है, लेकिन अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का काम करते हैं, और उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते उनके पास रॉकेट लॉन्चर जैसे AK-47 जैसे LRA जैसे बंदूक उनके पास है। जब इस देश में आपको कल्याण करना है, इस देश के आदिवासी का कल्याण करना है, तो आपको उस कल्याण की बात करना है, वेलफेयर की बात करना है, लेकिन उसको वेलफेयर की, कल्याण की बात सिर्फ अपने को बताने का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ उनको अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना है, और वो राजनीतिक एजेंडा चलाने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी करते हैं। क्योंकि उनको 2050 में इस देश के लाल किले पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का झंडा फड़काना है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का माओवादी का झंडा फड़काने के बाद इस देश में परिवर्तन लाना है। ये विचार रख के इस एंगल से कुछ राजनीतिक दल के काम चालू। 2017-18 का एक रिपोर्ट, गवर्नमेंट का रिपोर्ट बताता है कि इस देश के 10 स्टेट अति संवेदनशील घोषित किए हुए, वैसा भी आज 28 स्टेट है, और 28 स्टेट में से 20 से 22 स्टेट तक उनका प्रभाव क्षेत्र निर्माण किया हुआ है। नक्सलवादी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, तो नक्सलवादी अपन बोलते हैं, तुम और मैं बोल रहा हूं नक्सलवाद, लेकिन वो पार्टी बोलते हैं। और नक्सलवाद इस संगठन नहीं है। मैं एक बार और से बात दोहराना चाहता हूं, एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल है। ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं वो एंगल से सब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो बताना चाह रहा हूं, मैं सपोर्टिंग बता रहा चाह रहा हूं कि सेंट्रल कमेटी के अंडर काम करने वाली एक नक्सलवाद, एक मिलिट्री कमांड के नीचे काम करने वाला एक गुट है। इस देश में उनको सत्ता परिवर्तन लाना है, उसके लिए उन्होंने एजेंडा रखा है कि सभी राजनीतिक दल अपने को इस देश में सत्ता लाना है तो एजेंडा रखते हैं। वही एंगल से इन्होंने अपना एजेंडा रखा है कि इस देश के मजदूरों, इस देश के शोषित, इस देश के कामगार, इस देश के आदिवासी, उनके विचार, उनका कल्चर में जाके, उनके साथ में, उनके प्रभाव क्षेत्र में जाके अपने पार्टी में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद अपना पार्टी का प्रभाव क्षेत्र बढ़े, ये प्रयास दिन ब दिन चालू है। इतना ही नहीं, जब सभी राजनीतिक दल जब अपना एजेंडा चेंज करते हैं, क्योंकि जब सिचुएशन बदलती है, एजेंडा भी बदलाना पड़ता है। वही एंगल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपना एजेंडा बदला है। 2001 के बाद में, 2001 तक देखा अपन ने कि 2001 तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रभाव क्षेत्र ट्राइबल था, रूरल एरिया था, जंगली एरिया था। लेकिन 2001 के बाद उन्होंने अपना एजेंडा बदला, अपना मैनिफेस्टो बदला, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो बदलने के बाद जो रूरल एरिया से छोड़ के अर्बन एरिया में उन्होंने अपना प्रवेश किया। जो शहरी नक्सलवाद करके लोगों ने, कुछ तथाकथित समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि अभी शहरी नक्सलवाद वगैरह कुछ आया, ऐसा कुछ नहीं आया। ये पार्टी का स्ट्रक्चर है, और पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें बदल किया है, सिर्फ इतना ही है। नहीं तो कुछ लोग अपने अपने विचार से, अपने अपने एंगल से विचार कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। ये बात सब लोगों ने ख्याल में रखना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स की पॉलिसी है, और पॉलिसी चेंज की है कि उनको मालूम था कि जब अपना संगठन अर्बन एरिया, रूरल एरिया में हो गया,
तो अपना संगठन रूरल एरिया में भी होना चाहिए, क्योंकि अपने को 2050 का टारगेट है और 2050 का टारगेट पूरा करने के लिए अपने को दोनों विंग पे काम करना है। और दोनों विंग पे काम करने का वजह से उन्होंने अपना एजेंडा चेंज किया। इतना ही नहीं, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जो नक्सली या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के काम करते करते नक्सलवादों के बारे में कुछ आचार संहिता थी, वो भी उन्होंने चेंज करी कि नक्सलवाद जो पार्टी है वो नक्सलवादी पार्टी के दलम कमांडर को अभी उन्होंने मोबाइल दिया हुआ है 2009 के बाद में, उन्होंने लैपटॉप दिया हुआ है क्योंकि इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाए। इतना ही नहीं, तो जो कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई जब करते हैं तो उसका शूटिंग भी लेने का काम नक्सलवादी पार्टी अभी कर रही है। उनके वीडियो भी सामने आए हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। क्योंकि हम कैसे कैसे काम करते हैं, हम कैसी हिंसाचार और कैसा हम कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, वो सामने रखने का काम वो कर रहे हैं। दूसरी बात, 2001 के बाद उन्होंने नया स्क्वाड निर्माण किया, पीपल्स गुरिल्ला आर्मी, और 2004 के बाद पीपल गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी करके नाम उसका नामांतर होगा, क्योंकि सभी कम्युनिस्ट पार्टी के नक्सलवादी पार्टी के सब गुट एक साथ हो गए। पीपल्स गुरिल्ला आर्मी का पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी करके निर्माण। पीपल्स गुरिल्ला आर्मी क्या है? पीपल्स गुरिल्ला आर्मी में जो 14, 16, 18 उम्र के लड़के उनकी भर्ती करते हैं और उनके भर्ती करने के बाद उनको कार्रवाई करने का उनको मौका और कार्रवाई के लिए उनको सामने रखते हैं। 2005-6 में उन्होंने भी महिला गुरिल्ला आर्मी भी विंग तैयार करी है, क्योंकि महिला वुमेन्स विंग, और जो 2010-11 का एक रिपोर्ट बताता है कि अभी नक्सली पार्टी में 50 से 55% महिलाओं का प्रवेश दिया हुआ है, ऐसा रिपोर्ट बताता है। और इतना ही नहीं, 2009 के बाद 2009 में एक्शन दलम निर्माण किया उन्होंने, क्विक एक्शन दलम। क्विक एक्शन दलम ऐसा है कि उसमें 12-14 साल के नवयुवक उसमें भर्ती किए जाते हैं और क्विक एक्शन दलम कौन से भी एरिया में जो समूह है, लोग हैं, उनमें जाके अपने सादे कपड़े पे जाके वो कार्रवाई करते हैं। उनका मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ क्विक एक्शन दलम का। और पूरे भारत में पहली बार 2009 में क्विक एक्शन दलम गडचिरोली में हुआ। पेरीमेलम दलम के अंतर्गत वहां पे क्विक एक्शन दलम स्थापन हुआ। और क्विक एक्शन दलम स्थापन करने में गडचिरोली जिले में भामरागढ़ तालुके में, भामरागढ़ जो तालुका है वहां का बहादुर शाह आलम करके एक पंचायत समिति सदस्य थे, और उनको क्विक एक्शन दलम में सवेरे 7:30-8 बजे कैंटीन में चाय पीते वक्त और पूरे चौक में 2 बच्चे आए, और 2 बच्चे आने के बाद में एक ने बंदूक से फायर किया, और बंदूक के फायर करने के बाद लाल सलाम बोल के वो बच्चे चले गए। और इतना ही नहीं, वो बच्चे आने के बाद में भी उनकी व्यवस्था जाने के लिए सुरक्षित व्यवस्था कैसी करना चाहिए वो भी काम करने का प्रयास पार्टी के लोग करते हैं, क्विक एक्शन दलम करते हैं। यही एंगल से मैं विचार करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि जो समाज के नव तरुण है, समाज के जो बच्चे हैं, उनका दिशा भूल करने का काम भी ये नक्सलवादी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए करती है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी जब ऐसे क्विक एक्शन दलम है, महिला की आर्मी है, क्विक लिबरेशन आर्मी है, ये सभी आर्मी उन्होंने अपना बदलता एजेंडा सामने रखते हुए की है। और अपने पार्टी का हर साल अधिवेशन होते रहता है, और अपने पार्टी का अधिवेशन हर साल जुलाई महीने में होता है, और वो अम्बुसमैड पहाड़ पे होता है, जब सभी राजनीतिक
जो सेंट्रल कमेटी, पॉलिट ब्यूरो, सेंट्रल मिलिट्री कमांड के सभी जो लीडर है और सभी सेंट्रल रीजनल ब्यूरो, रीजनल मिलिट्री कमांड, स्पेशल जोन कमेटी के सचिव सभी नहीं रहते। जो नक्सलवाद दलम के या संगम है, प्लेटू में, उनके सिर्फ जो मुखिया है, सचिव है, वही सिर्फ अधिवेशन के लिए जाते हैं। और जो एरिया में के छोटे बच्चे, निरक्षर आदिवासी, उनको पार्टी में भर्ती करते हैं। उनको सेंट्रल कमेटी क्या है वो भी मालूम नहीं है, माओवाद क्या है वो भी मालूम नहीं है। सिर्फ अपना पार्टी का काम करना है इतना ही मालूम है, और अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इतने ही काम करने के लिए वो नव तरुण, नव समाजवाद उनमें काम करने का प्रयास करते, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये नक्सलवादी पार्टी ये भारत के स्थानिक लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है, ऐसा अपन बोलते हैं। ऐसा बहुत लोगों का और बहुत स्टडी करने वाले का विचार है। लेकिन मैं कहता हूं कि स्थानिक लोगों के लिए, स्थानिक हित के लिए, लोकल लेवल के लिए काम करना है तो इशू खत्म होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन खत्म होना चाहिए। लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हुआ। अभी उनका 50 साल उनके पूरे होने के बाद उन्होंने पूरे देश में कल्चरल प्रोग्राम लेके 10 हजार लोगों का मेड़ावे लेके, जन अदालत लेके, अपने चारू मजूमदार के क्रांति के 50 साल उन्होंने मनाए। और 50 साल बनाने के बाद क्या मिला, क्या नहीं मिला, इस बारे में उन्होंने विचार और चिंतन मनन किया। मैं ये बोलना चाहता था कि उनको स्थानिक और लोकल हित का काम करना है, लोगों का उनको काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है, तो उनको इंटरनेशनल रिलेशन क्यों करना, निर्माण करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी का, इंडिया माओवादी का, उनका श्रीलंका के साथ में, लिट्टे के साथ में रिलेशन है, उनका नेपाल के साथ में रिलेशन है, उनका बांग्लादेश के साथ में रिलेशन है, उनका फिलीपाइंस के साथ में रिलेशन है, उनका म्यांमार के साथ में भी रिलेशन है, और अमेरिका के कुछ गुट है उनके भी पास में उनका रिलेशन है। और उनके साथ में रिलेशन रखते हुए अपना पार्टी का काम मजबूत करने का काम प्रयास कर। अब जैसा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी इंटरनेशनल कनेक्शन रखते हैं, वैसा हर राजनीतिक दल भी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी भी वैसे इंटरनेशनल कनेक्शन रखती है, या भारतीय जनता पार्टी भी वही कनेक्शन रखती है। कि एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2001 के पहले इंटरनेशनल जो नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी का अमेरिका में नेटवर्क देखने का काम नरेंद्र मोदी करते थे, वैसा ही काम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, उनका भी कनेक्शन देखने का, नेटवर्क इंटरनेशनल कनेक्शन देखने का पीएन साई बाबा देखता था, अभी वो जेल में है, और किशन जी देखता था। और ये मैं इसलिए आपको बात बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कनेक्शन लेके 2018 में नरेंद्र मोदी साहब ने, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम लिया। अभी तक के 70 साल में इस देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनका इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी का पहले से वहां पे कनेक्शन था, वहां पे नेटवर्क था। वो नेटवर्क ने अपना कार्यक्रम का आयोजन करके कार्यक्रम सफल बनाने के प्रयास हाउडी मोदी का प्रोग्राम लिया। ऐसा ही प्रोग्राम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी भी करते हैं। जब मैं आपको एक बात बता रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी का जो इंटरनेशनल कनेक्शन, इंडिया की माओवादी का कनेक्शन पीएन साई बाबा देखता था।
जो 2013 के बाद में 2017 से 2013 में पकड़ा गया, 2017 में उसको कन्विंस नहीं हुआ, और वो भी जेल में भी अपना पार्टी का काम करते रहता है। जेल में भी अपना पार्टी का कनेक्टिविटी बढ़ती रहती, कैसी बढ़ाते रहते थे। तो कैसे बढ़ाते? आपके सामने विचार होंगे, आपके सामने कोई क्वेश्चन आए होंगे। जो इधर उधर के जो क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल के साथ में अपने बातों का शेयर करता है और उसके साथ में संगठन स्थापन करने का काम भी वो करता है। जब पीएन साईं बाबा जो है, वो पीएन साईं बाबा जब जेल में भी रह के उनको जेलर को इंटरनेशनल मैनुअल बताते हैं, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आई एम पॉलिटिशियन। हम राजनीतिक कैदी है, हम गुनहगार नहीं है, वो बताने का काम करते हैं। और वो बताने के बाद भी उनको जो करना है, उनके लिए जो सिंपैथी स्थापन करना है, वो काम भी जेल में भी करते हैं और वहां से अपना नेटवर्क चलाने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के लीडर करते हैं। और मैं आपके सामने ये पूरे बातें इसकी वजह से रख रहा हूं कि तुम्हारे मन में जो समझ और गई समझ है, वो दूर होना चाहिए। जो नक्सलवाद हिंसा पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि दूसरे बात पे आता हूं कि नक्सलवाद हिंसा पे विश्वास क्यों रखते हैं कि माओवादी विचारधारा जो है, जो माओवादी विचारधारा किनकी थी? माओ की थी। चारू मजूमदार बोल रहे थे चीन का अध्यक्ष होगा, चीन के माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष जो होगा वो भारत का अध्यक्ष होगा। और माओ का कहना था कि पॉलिटिकल पावर ग्रो आउट ऑफ द गन, क्योंकि राजनीतिक सत्ता बंदूक से हासिल हो सकती है। और यही विश्वास रखते हुए, यही बात पे विश्वास रखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी अपना काम करती है, अपना प्रयास करती है। और अपना प्रयास वही एंगल से करने का, हिंसाचार करके, लोगों के मन में दहशत निर्माण करके, लोगों को अपने साथ में दहशत के माध्यम से कैसे जुड़ेंगे, ये प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, तो जैसा राजनीतिक दल का हर साल में कुछ दिनदर्शिका तैयार की हुई जाती है, वैसे ही अपने पार्टी की दिनदर्शिका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की भी दिनदर्शिका है। जिस राजनीतिक दल का नेता है, जिस राजनीतिक दल के नेता ने अपना पार्टी बनाने के लिए प्रयास किया, उसके लिए जो दिन उनके नाम से बनाए जाते हैं, वैसे ही दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी बनाए थे। 21 सितंबर 2004 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का पार्टी दिन बनाया जाता है। इतना ही नहीं, 14 अप्रैल 1984 भारतीय जनता पक्ष, सॉरी, बहुजन समाज पार्टी का अपना पार्टी डे वो भी करते हैं। 28 दिसंबर 1985 कांग्रेस पार्टी का अपना पार्टी का दिन मनाया जाता है। वैसा ही 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पक्ष का दल का भी पार्टी दिन है, वो एंगल से भी अपना दल बनाया जाता है। इतना ही नहीं, तो अपने अपने पार्टी के जो नेता है, वो नेता के भी दिन बनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं। वही एंगल से सभी राजनीतिक दल में जैसे बनाए जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी रहे, कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनका जो योगदान पार्टी के लिए है, उनके नाम से दिन बनाए जाते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका दिन मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्मदिन मनाया जाता है।
वैसा ही चारू मजूमदार का दिन, जन्मदिन पार्टी का दिन बनाया जाता है। मैं आपको ये बात इसके लिए बताना चाहता हूँ, बार-बार यही बात मैं एग्जांपल काहे के इसकी वजह से दे रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी राजनीतिक दल है, नॉट और के बाद जन अदालत में हर एरिया के जो एरिया में जन अदालत ली होंगी वो एरिया के लोगों को इकट्ठा करना एक काम भी नक्सलवादी पार्टी करती है। मैं इसके 2013 में दंडकारण्य में श्रीनिवास करके था, कमांडर महासचिव था उधर का, तो उन्होंने जनताना और जन अदालत बुलाई थी और जन अदालत बुलाने के बाद उस एरिया के उस गांव के लोगों को इकट्ठा करना, उस एरिया के पंचायत समिति जिला परिषद मेंबर को इकट्ठा करना। और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी गलत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसा बुरे तरह से काम करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसा भ्रष्टाचार है, ये व्यवस्था सभी लोगों का शोषण करती है। ये सबके सामने बताने का काम, सबके सामने कन्वेंशन करने का काम जन अदालत में किया है, करते हैं। तो उनका ये प्रयास रहता है क्योंकि उनको पैरेलल गवर्नमेंट तैयार करना है, निर्माण करना है। इतना ही नहीं तो मैं तुमको ये बताया कि गुरिल्ला आर्मी बताया, पीपल्स गुरिल्ला आर्मी बताया, पीपल्स गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी, महिला लिबरेशन आर्मी, क्विक एक्शन दल। इतना ही नहीं, उनका बाल मिलिशिया भी है, जन्म मिलिशिया भी काम करता है। अपने स्वार्थ के लिए छोटे बच्चे को वो बाल मिलिशिया में लाके, बाल मिलिशिया क्या है, जो छोटे बच्चे रहते हैं तो खेलने कूदने वाले बच्चे रहते हैं, खेलने कूदने वाले बच्चों का यूज अपन ने करना चाहिए। उसके लिए उनके डब्बे पहुंचाना, सामान पहुंचाना, किराना पहुंचाना, एक काम करते हैं। इतना ही नहीं तो जन मिलिशिया और बाल मिलिशिया के कुछ 2-4-5 साल की बात से, 2-4-5 साल पिछले अपन गए तब से एक आधी कार्रवाई जब करना है तो जन मिलिशिया को सामने बंदूक लेके करना और इन्होंने पीछे से वार करना, ये भी काम करने का काम नक्सलवादी पार्टी करती है। ये सब बातें आपको मैं इसकी वजह से बता रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ भी नक्सलवाद क्या है इसके बारे में कुछ किंतु परंतु निर्माण नहीं होना चाहिए। समझ जो है, गैर समझ है, दूर होना चाहिए। और नक्सलवाद से, नक्सलवादी पार्टी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपन ने नक्सलवाद से दूर रहना चाहिए, ये बात सबके दिमाग में आना चाहिए। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, उनका अभी सेंटर, उनका दंडकारण्य जोन का श्रीनिवास करके एक सचिव था, उसको रामन्ना भी बोलते थे क्योंकि नक्सलवादी पार्टी ऐसी है कि नक्सलवादी पार्टी में सभी लोगों के, सभी काम करने वाले जितने भी उनके लीडर है, सेंट्रल कमेटी रहे, सेंट्रल कमेटी मिलिट्री कमांड, ऑडिट ब्यूरो से लेके स्टेट कमेटी, रीजनल कमेटी, कंपनी, प्लेटून, दलम तक सभी लोगों का नाम बदला के काम। ये गणपति है जो महासचिव उनका था, मुकुल्ला लक्ष्मण राव उनका नाम था, जो अभी 2018 के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का महासचिव चुना गया, ऐसी चर्चा है।
नबुला बसेश्वर राव, उसका भी नाम बार बार बदला देते थे। मैं कहना ये चाहता था आपके सामने कि जब श्रीनिवास 2019 में, दिसंबर 2019 में देहांत हो गया, तो दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सेक्रेटरी किसको बनाना है, सचिव किसको बनाना है, इसके बारे में पिछले महीने में 23 जून से 26 जून 2020 तक डिस्कस हुआ और उसमें बहुत सारे जितने जितने कमांडर थे, जितने जितने डिविजनल कमांडर थे, उनके नाम पे चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद उनका नाम तय होना बाकी है। मैं ये बात आपको बताना इसकी वजह से बता रहा हूं कि उनके इसमें भी डिस्कस होते रहता, नक्सलवादी मूवमेंट में भी, जो नक्सलवाद सॉरी मूवमेंट नो, नक्सलवाद पार्टी में भी डिस्कस होता है और डिस्कस के बाद ये डिसीजन लिया जाता है। इतना ही नहीं तो अपना प्रभाव क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बढ़ाना है, माओवादी को बढ़ाना है, तो हर जोन के वो प्रभारी बनाते हैं। जैसा अपन ने एक बात देखते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रभारी कौन है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, भाजपा का प्रभारी दूसरा है। ऐसे हर स्टेट में हर पार्टी के प्रभारी चुने जाते हैं। जब गुजरात का कांग्रेस पार्टी का राजू सातो प्रभारी है, कर्नाटक की यशोमती ठाकुर प्रभारी है कांग्रेस की, वैसा ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के भी प्रभारी रहते हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोन का किशन जी प्रभारी था, जो कि किशन जी आंध्रा का है। कुछ दिन वो गढ़चिरौली का भी प्रभारी था। और ऐसा भी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए, अपना पार्टी का कंट्रोल रखने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी भी अपने प्रभारी उसमें रखे जाते हैं। और हर राजनीतिक दल में जिस प्रकार की पार्टी में फूट विभाजन होता है, वैसा भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी विभाजन हुआ और इकट्ठा होने का प्रयास काम करते रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, इनके इसमें प्रोपोगंडा भी है, प्रोपोगंडा वार काम करता है। प्रोपोगंडा वार क्या है कि कहां पे भी एक हाथ चकमक होने के बाद नक्सलवादी या उधर के गुट के मारे गए, पुलिस चकमक में मारे गए, तो वो कहते हैं कि ये गांव का आदिवासी निरपराध आदिवासी को मारा गया, गलती से मारा गया, वो नक्सलवादी नहीं था, वो पार्टी का काम करने वाला नहीं था। लेकिन भारत में जब पुलिस कार्रवाई करते तो अपन नक्सलवादी बोलते, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का माओवादी जब उनका नक्सलवादी पार्टी का सदस्य कार्रवाई में देहांत होता है, तब वो स्वतंत्र सेनानी बनता है। नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी की वजह से उनका स्वतंत्र सेनानी बनाना अपना काम करते। ये सभी बातें तुम्हारे सामने रखते हुए मैं एक बात लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि जैसा राजनीतिक दल का जाहिरनामा रहता है, वैसा ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का माओवादी का भी जाहिरनामा है। राजनीतिक दल के जैसे अपने पार्टी दिन मनाए जाते हैं, वैसे ही पार्टी के दिन मनाए जाते हैं। क्योंकि अपने देखा कि अपने देश का 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्र दिन और प्रजासत्ताक दिन अपन मनाए जाते हैं, लेकिन
नक्सलिस्ट पार्टी वो काले दिन बनाए जाते हैं। इतना ही, तो जब 1996 से 2006 तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए वहां की प्रस्तावित व्यवस्था उलथाने के लिए प्रयास किया, तब भारत के कुछ नक्सलवादी पार्टी के गुट में इंटरनल चर्चा शुरू हो गई थी। क्या चर्चा शुरू हो गई थी कि अब नेपाल में 2013 में प्रचंड भी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पार्टी के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद नेपाल चीन और भारत ऐसा गुट तैयार होगा, ऐसी चर्चा भी उनके दिमाग में चालू थी। जब फिलीपाइंस में भी प्रस्तावित व्यवस्था उल्थापन करने के लिए नक्सलवादी काम कर रहे थे, मार्क्सवादी काम कर रहे थे, तभी भारत के माओवादी के दिमाग में इस देश में अब जल्दी ही परिवर्तन होने वाला है, ऐसा विचार उनके दिमाग में आया था। लेकिन एक बात मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि इस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक यंत्रणा और भौगोलिक परिस्थिति इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद लाने के कदापि नहीं आएंगी, आने का उन्होंने प्रयास भी नहीं करना चाहिए, और जो भी उनको सहकार्य करते होंगे उन्होंने भी सहकार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में डेमोक्रेटिक यंत्रणा, लोकतंत्रात्मक यंत्रणा है, वो नक्सलवादी पार्टी किसके साथ में रिलेशन रखती है? जम्मू कश्मीर के दहशतवादी के साथ में रिलेशन रखती है। वो नक्सलवादी पार्टी के लोग पूर्वांचल के आसाम, बोडो, जो पूर्वांचल के जो देश है, पूर्वांचल के स्टेट प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में करते हैं, उनके साथ में रिलेशन रखती है। इतना ही नहीं तो श्रीलंका के लिट्टी के साथ में वो रिलेशन रखती है। इतना ही नहीं तो वो अदर जो सिमी है उनके साथ में, ISI भी है, उनके साथ में भी रखते हैं। जो संगठन, जो पार्टी, जो दल इस देश के हिंसाचार, इस देश के प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी के आप लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए क्या? ये बात भी आप सभी लोगों ने तहे दिल से विचार करना चाहिए। और विचार करने के बाद मैं आखिर में एक बात आपको सबको बताना चाहता हूं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल जो 2 विंग पे काम करता है, वो पॉलिट ब्यूरो और मिलिट्री कमांड के हिसाब से काम करता है। और ये कोई संगठन नहीं है, कोई सोशल संगठन नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, तो ये एक राजनीतिक दल है। उनको सत्ता प्राप्त करना 2050 का उनका उद्देश्य है, और वही एंगल से वो अपना पार्टी का काम कर रही है, और ये देश की व्यवस्था का विरोध करना उनका आद्य कर्तव्य समझते हैं। इसी के साथ मैं मेरा आज का जो विषय था वो विषय को समाप्त करता हूं, और मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो भूमकाल एंटी नक्सलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में है, और जिस कॉलेज ने उनको सपोर्ट किया, उन सभी का एक बार मेरे को मेरे विचार रखने के लिए व्यासपीठ उपलब्ध किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और एक बार और रिपीट करके मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो बात रखी ये सभी लोगों को नहीं लगी होंगी। कुछ लोगों को उनके समझ में समझ और गैर समझ
तो बहुत हुए होंगे, लेकिन मैं सभी आपको एक बात मैंने इसकी वजह से हिस्ट्री बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैसी थी, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट कैसी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट लेनिनिस्ट कैसी थी, उसका नेतृत्व चारू मजूमदार कैसा कर रहा था, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी भी एक ही स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, और यही स्ट्रक्चर से काम करने की वजह से और उनका सभी मैंने तुमको सपोर्टिंग बताया, उसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद राजनीतिक दल है। इसी के साथ मैं मेरे विचार को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।